जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज का कार्यक्रम बहुत खास है क्योंकि मेरे साथ खास मेहमान है मेजर जनरल जी.डी. बख्शी सर, जिनको ऑफ कोर्स मेरे पर्सनल फेवरेट सर हैं ही और देश भर में और दुनिया भर में सर जाने जाते हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। जय हिंद, Thank नमस्कार। you. Thank you for having me over. थैंक यू सो मच सर जॉइनिंग आवर शो। सर, प्रेसिडेंट ट्रम्प चाइना पहुंचे हैं और शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रम्प की मुलाकात हुई है। अचानक से सर हमने नोटिस ये किया कि प्रेसिडेंट ट्रम्प लेटली चाइना को लेकर काफी सॉफ्ट स्टांस लेते हुए नजर आए। और अब वो वहां पर है, 12 सीईओ टॉप जो अमेरिकन टेक जाइंट्स और जो है वो वहां पर पहुंचे हैं उनके साथ। लेकिन जो चैटर्स चल रही है वो ये है कि जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो इस विजिट का ईरान डील करना है, क्योंकि ईरान अब तक जो डील है वो सॉल्व नहीं हो पाई है। प्लस यूएस के सामने जो अपकमिंग इलेक्शंस है वो सबसे बड़ा चैलेंज है। तो सर आप इस यूएस चाइना जो ये समिट है ट्रम्प और शी की, इसको किस तरह से देखते हैं? व्हाट इज द रियल ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस? नहीं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक समिट है। पहले तो और मुद्दे थे इसमें जो डिस्कस होने थे। बात ऐसी थी कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब वो चाहते थे कि मैं वेनेजुला को तो रगड़ दिया है, अब मैं ईरान को रगड़ दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा, उस पर कब्जा कर लूंगा, उसके रिजीम चेंज करके फिर मैं कॉन्करर की तरह जाऊंगा बीजिंग में। ये फतेह कर ली है साहब, सब कर ली, अब तुम भी आत्मसमर्पण करो, डॉटेड लाइन पे साइन करो, आई एम द बॉस। लेकिन वेनेजुला में तो वो सक्सीड हो गए, ठीक है, उन्होंने वहां का ऑयल छीन लिया है। लेकिन ईरान में तो लेने के देने पड़ गए साहब। और 75 क्या 76वां दिन जा रहा है और कोई लड़ाई के खत्म होने के आसार नहीं दिख रहे। यानी ये तो गले में हड्डी फंस गई है डोनाल्ड ट्रंप की, ना थूक सकते हैं ना निगल सकते। ही इज इन अ प्रॉब्लम, ठीक है। बट द वर्स्ट पार्ट इज ही हैज पुट द ग्लोबल इकोनॉमी इन अ टेल स्पिन। बुरे हाल कर दिए हैं साहब। द वर्ल्ड इकोनॉमी अगर ये चलता रहा, स्टेट ऑफ हॉर्मूज नहीं खुली, जिसका इनका जवाब था कि मैं पहले खोल दूंगा, मैं ऐसी तैसी कर दूंगा ईरान की, उनकी आर्म्ड फोर्सेस ने बताया साहब नहीं कर सकते। पूरी जो नॉर्दर्न बैंक है गल्फ ऑफ हॉर्मूज की, अगर ये नॉर्दर्न बैंक है, वो सारा तट बनता है ईरान का। एंड ईरान के वहां पे उसके ड्रोन मिसाइल्स, एंटी शिप मिसाइल से वो तबाही कर सकता है। कोई जहाज नहीं चल सकता गल्फ ऑफ हॉर्मूज में, और उसको खोलने के लिए आपको बूट्स ऑन द ग्राउंड डालने पड़ेंगे, बड़ी भारी जंग लड़नी पड़ेगी, जो कि इस वक्त अमेरिका की काबिलियत में नहीं है। लेट मी एक्सप्लेन अ फ्यू फैक्ट्स। जब अमेरिका ने इराक को इन्वेड किया था पहली बार 1991 में, जिसे गल्फ वॉर वन कहा जाता है, कितने ट्रूप्स लगे थे जानती हैं आप? 7,50,000 बूट्स ऑन द ग्राउंड। अमेरिकन नेटो शेटो के देशों के सबके मिला मिलू के 7.5 लाख ट्रूप्स लगाने पड़े थे। 48 दिन का बॉम्बिंग कैंपेन करना पड़ा था, और फिर जाके वो कुवैत को फ्री कर पाए, ठीक है। उसमें भी बच के निकल गया था, हालांकि बड़ा नुकसान हुआ था इराक का, लेकिन बच के निकल गया। फिर जो गल्फ वॉर टू हुई 2003 में, उसके अंदर 3.5 लाख ट्रूप्स लगाने पड़े थे। हालांकि इराक काफी कमजोर हो चुका था, और जो सीआईए थी उसने करोड़ों डॉलर्स की ब्राइब दी थी। वो जो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड को, सॉरी, जो रिपब्लिकन गार्ड कोर के जो कमांडर थे, जो कि प्रेटोरियन गार्ड था सद्दाम हुसैन का, कि अरे तुम ये घूस खाओ, मेल्ट हो जाओ, कोई लड़ने की जरूरत नहीं है, जब हम फतेह कर लेंगे वहां पे इराक में, तो आपको बुला के रीइंस्टेट कर दिया जाएगा, अच्छी अच्छी पोजीशन आपको मिलेंगी, नई रेजीम के आप करता धरता होगे। वो साहब बगैर लड़े, शर्मनाक बात देखिए, घूस खा के बगैर लड़े हुए अपनी फौजों को हटा के ले गए।
और इराक पे, बगदाद पे कब्जा हो गया अमेरिका का। सदाम हुसैन को उन्होंने फांसी लटका दी। ठीक है साहब, छीन ली इराक की पूरी ऑयल वेल्थ। ये अमेरिका का तरीका रहा है। लेकिन जो चीज मैं इस लड़ाई के शुरू पे पॉइंट आउट कर रहा था कि साहब, ईरान इराक से 4 गुना बड़ा है। इराक इज फ्लैट डेजर्ट टेरेन। टैंक चलाना बड़ा आसान है, ठीक है। फौजें चलाना बड़ा आसान है, कोई डिफेंस लाइन नहीं, कोई माउंटेन। ईरान इज वन ऑफ द मोस्ट माउंटेनस कंट्रीज इन द वर्ल्ड। ठीक है साहब। और 93 मिलियन की, 93 मिलियन की पॉपुलेशन। अगर वो लड़के अड़ गए तो साहब आपको 1 मिलियन ट्रूप्स, तकरीबन 1 करोड़ या आधा करोड़ ट्रूप्स लगाने पड़ेंगे कम से कम, यहाँ पे फतेह करने के लिए, इराक ईरान के ऊपर कब्जा करने के लिए, रिजीम चेंज करने के लिए 18 महीने लग जाएंगे कम से कम लड़ते हुए। और कोई हजारों की तादाद में बॉडी बैग्स आए, जो कि अमेरिका के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है। पीरियड। तो जब ये लड़ाई शुरू हो गई और होने वाली थी, तो लोग कह रहे थे साहब क्या मुकाबला है, कहाँ अमेरिका सुपर पावर, कहाँ उसके साथ इजराइल रीजनल पावर, दोनों के पास न्यूक्लियर हथियार हैं, और यहाँ बेचारा ईरान कुछ भी नहीं मुकाबले में। 48 साल से सैंक्शन लगी हुई है, इकोनॉमी तबाही के मंजर पे खड़ी है। क्या लड़ेगा, क्या होगा, यू नो, वो कहते हैं ना, क्या नहाएगा क्या निचोड़ेगा। वो हाल था। उस वक्त मैंने कहा था आप भूल कर रहे हैं, आपकी असेसमेंट गलत। मिलिट्री एनालिस्ट में शायद मैं एकमात्र था जिसने कहा कि साहब, ये लड़ाई के परिणाम, नतीजे आपको हैरान कर देंगे। बिल्कुल ठीक है। सर, बिल्कुल। और बिल्कुल वही हुआ है, क्योंकि शुरू से द मैथ्स वाज रॉन्ग, द मैथमेटिक्स वाज अनवर्केबल। अगर आपको लाखों की तादाद में फौज चाहिए, ग्राउंड ट्रूप, आप केवल एयर पावर से रिजीम चेंज नहीं कर सकते, ईरान की ऑयल फील्ड नहीं छीन सकते। वो मादुरो शादुरो के साथ चल गया। वो वेनेजुला इज ओनली, लाइक आई सेड, नोन फॉर प्रोड्यूसिंग मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड। ठीक है ना। वो उन्होंने कोई खास लड़ाई चढ़ाई में माहिर नहीं है वो लोग बेचारे, और उनको भी खरीद लिया गया। खूब घूस खराई, वाइस प्रेसिडेंट डाउन टू द लास्ट बटालियन कमांडर, वो लड़ाई। शर्मसार बात है, बड़ी शर्मनाक आप बात। तो सर वो तो वेनेजुएला को 51st स्टेट बनाने की बात कर रहे हैं फॉर्मली। हाँ, वो तो दिखा भी रहा है कि कनाडा 51st स्टेट, वेनेजुला 51st स्टेट, ग्रीनलैंड 52nd स्टेट। अब मतलब यही, ये आपने बहुत एक जरूरी बात छेड़ी है। हाउ लॉन्ग विल द वर्ल्ड स्टैंड अप टू दिस? डोनाल्ड ट्रंप कह रहे मेरे बाप का राज है। अगर मुझे वेनेजुला का तेल चाहिए चाहिए, मैं उसे पकड़ लूंगा, छीन लूंगा, कब्जा कर लूंगा वेनेजुला पे। अगर मुझे ग्रीनलैंड की रेयर अर्थ चाहिए, तो मैं उसे पकड़ लूंगा, छीन लूंगा। ईरान का तेल चाहिए, मैं ईरान पे कब्जा कर लूंगा, फतेह कर लूंगा। ठीक है। कनाडा का यूरेनियम चाहिए, ऑयल चाहिए, मैं कनाडा को कब्जा कर लूंगा। ये क्या तरीका है साहब? हम कौन सी सदी में हैं इस वक्त? इज इट द ईरा ऑफ कॉलोनियलिज्म? जो अमेरिका चाहे करे। कल आप क्या स्टार्ट करेंगे? स्लेव ट्रेड फ्रॉम अफ्रीका? नहीं नहीं, आप दुनिया को कौन सी टाइम वॉर्प में ले जाना चाहते हैं? एंड कैन द वर्ल्ड जस्ट सिट डाउन सिंपली एंड से, हाँ जी डोनाल्ड ट्रंप साहब, आप बेताज बेसरताज बादशाह है, बादशाह है हम सबके। और वहां पे मुल्ला मुनीर तो पहुंच गया तलवे चाटने, 3 महीने में 3 बार धमक गया उसके दफ्तर में। और हाँ, सर लिंची ग्रैम ने जो लिखा है, जो बोला लिंची हाँ, ग्रैम ने अबाउट हाँ, पाकिस्तान। हाँ, हाँ। नहीं तो देखिए, हमारा ना एक बड़ा मशहूर गाना था, किशोर कुमार मुझे बड़े पसंद थे, मेरे फेवरेट थे। और आई थिंक जी, पड़ोसन का गाना है ये, एक चतुर नार बड़ी होशियार, होशियार अपने जी। ही जाल में फंसत जात।
ये ना, अगर पाकिस्तान की वही राइट। हालत है चतुर की। हम चीन को जी। भी बेवकूफ बनाएंगे, अमेरिका को भी बेवकूफ बनाएंगे, सऊदी अरेबिया से पैसे खसोटेंगे, यूनाइटेड अरब अमीरेट से पैसे खसूटेंगे, रूस को भी खुश करने की कोशिश करेंगे। यू कांट हैव अ मिस्ट्रेस, कांट हैव सो मेनी मास्टर्स। हर किसी को नहीं नहीं खुश कर सकते आप, ठीक है। और हुआ भी वही है। यूनाइटेड अरब ने बोला हमारे पैसे वापस कर। $3.5 अरब खा गया है तूने, हमारा बेवकूफ बना रहा है, वापस रख हमारे पैसे। रोते गए सऊदी अरेबिया के पास, गो टू पीटर टू बोरो फ्रॉम पीटर टू पे पॉल, कि साहब हमारी मदद करो, ये पैसे मांग रहे हैं। तो उसने $5 अरब दिए और बोला हाँ चल उसका उधार चुका दे, लेकिन 13,000 ट्रूप जरा यहाँ पहुंचा दे चुपचाप से, और अपने 20 जेट फाइटर इधर लगा दे, और ऑफ द रिकॉर्ड 1 2 3 4 न्यूक्लियर बॉम्ब भी यहाँ रख दे। हमने पे किया था, वी पेड फॉर दिस न्यूक्लियर प्रोग्राम, साडा हक एथे रख। ठीक है, ये तो हाल है पाकिस्तान का। अब फिर उसको देखिए असलियत क्या हुई है। पहले मुल्ला मुनीर को लगा कि कहाँ डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका सुपर पावर, कहाँ ईरान, ईरान तो मसल देगा। तो जब डोनाल्ड ट्रंप के पास गया, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला हम ईरान पे हमला करने वाले हैं, तुम एयर बेस दोगे जी मेरे आका, तुम जो बलूच सुन्नी बलूच हैं जंदुल्ला, मेरे हथियार उनको पहुंचाओगे, जो मेरे हुक्म मेरे आका है। वो लग रहा था लेट मी बी ऑन द गुड साइड, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चढ़ते सूरज है, चढ़ते सूरज को सलाम करना चाहिए, ठीक है साहब। अब पता चला जब लड़ाई शुरू हुई कि साहब अमेरिका की ऐसी तैसी कर दी है, ये तो खिट्टे से का अगला सुपर पावर खिट्टे में बन रहा है ईरान, रीजनल पावर के रूप में उभर के आ रहा है, मुझे इससे डील करना पड़ेगा, मेरा तो बॉर्डर लगता है साहब। तो एक पासा पलटा भाई, चढ़ते सूरज को सलाम। ईरान का पलड़ा भारी लग रहा है, तो ईरान के साथ हाँ यार अपने जहाज यहाँ रख दो, हमारे पास रखो, ये करो। चीन ने घुड़की दी, दबा दिया, अबे ए हम तेरे को दे रहे हैं, तेरे 81% वेपन्स एंड इक्विपमेंट आर्मी नेवी एयरफोर्स के, 80 करोड़ अरब डॉलर का तेरे को लोन दिया हुआ, ठीक है। और 60 अरब डॉलर से हमने तेरे बेल्ट रोड इनिशिएटिव पे, ग्वादर पोर्ट पे खर्चे किए। अब ऐसा कर कि हमारे जो जहाज आएंगे ग्वादर पोर्ट में ईरान के लिए सामान उतारेंगे, तू पहुंचाएगा, समझ गया। जो हुक्म मेरे आका, जो हुक्म जी हुक्म करते करते कहाँ कहाँ से हुक्म लोगे, खासकर अगर वो कॉन्ट्रडिक्टरी हुक्म है, तो अब फंस गए हैं साहब। और अभी तो शुरुआत हुई है, आगे आगे देखिए, ये तो ट्रेलर है, सर आगे अब आगे देखिए जिस होता है क्या। हाँ जी सर, हाँ सर हाँ। पाकिस्तान का जो डबल गेम है वो सब जानते हैं, अफगान जिहाद से लेकर हमेशा पाकिस्तान ऐसे ही डबल गेम प्ले करते आया। अभी ईरान और यूएस दोनों के साथ प्ले करा, आपको क्या लगता है सर इस बार जो है वो पाकिस्तान फंस सकता है और यूएस थोड़ा सा कुछ पलटेगा और कोई एक्शन ले सकता है पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि जिस तरह से नहीं नूर नहीं खान एयरबेस में उन्होंने सब फाइटर्स छुपाए हैं एवरीथिंग ईरान नहीं में। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो लिंडसे ग्राहम की तो आपने स्पीच सुनी ली है, जिस तरह वो ग्रिल कर रहा था पीट हेग्सेथ को, और आपके जनाब जो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ है, डैन डैन कायल वगैरह वगैरह, खूब ग्रिलिंग की। ये क्या मतलब है, या ऐसी मध्यस्थता, ये हो क्या रहा है, ये क्या तमाशा हो रहा है, अभी तक तो कुछ बोल रहे किया थे नहीं, यू कुछ हुआ फेल्ड नहीं। यू फेल्ड यू फेल्ड यू बोला फेल्ड यू फेल्ड, वो बस वो तो मतलब वहां पे भी लोग अब चिढ़े जा रहे हैं, जो नियो कॉन्स हैं वो काफी चिढ़ गए हैं। यू सी, पाकिस्तान वॉज पंचिंग मच अबव इट्स वेट, ठीक है साहब। आप कह रहे हो मैं मध्यस्थता करूंगा ईरान अमेरिका इसराइल के युद्ध की। हैव यू रिकग्नाइज्ड इसराइल एज अ डिप्लोमेटिक रिकग्निशन दी है आपने इसराइल को? नहीं। आप कह रहे हो हमारी दुश्मनी है, आपके ख्वाजा आसिफ साहब ट्वीट पे ट्वीट दिए जा रहे हैं कि गालियां निकाल रहे हैं शरेआम इसराइल को।
तो इजराइल ने वहां से बोला, हेलो, तू तो मध्यस्थता कर रहा था, तू कहाँ की मध्यस्थता कर रहा है भाई। तो ये पकड़े गए हैं बुरी तरह से। वो बोले ना, अपने ही जाल, मकड़ी का जाला बुन बुन के उसी में खुद ही फंस जाओ अपने जाल में। तो हु कैन यू ब्लेम फॉर बीइंग ओवर क्लेवर। देखिए साहब, पाकिस्तान की प्रॉब्लम क्या है। पाकिस्तान की एक फौज है विच थिंक्स दैट इट ओन्स द कंट्री। सारे रिसोर्सेज पे उसको प्राइमरी हक है, जो चाहिए वो लेंगे, दे ब्लडी वेल विल प्रोवाइड। और ऐश में रह रहे हैं, कोई लड़ाई शड़ाई नहीं कर रहे। जो लड़ाइयां करी है सब में पिटे विदाउट फेल, ठीक है। और वहां पे सबसे बेस्ट बंगले फौज के, बेस्ट मर्सिडीज कार्स फौज को चाहिए, बीबियां इनकी गहनों में लदी हैं, रिटायरमेंट के बाद बड़े बड़े फ्लैट लंदन में, वॉशिंगटन में खरीदते हैं और सेटल होते हैं वहां। इनके बच्चे सब पार पढ़ते हैं। आपके जो मुल्ला मुनीर साहब की तो पूरी फैमिली अमेरिका में पहले से पहुंच गई, रिटायरमेंट के पहले। ठीक है साहब, कि अगर भागना पड़े मुल्ला मुनीर को पाकिस्तान से, तो पहले से उनका आलीशान बंगला तैयार है। अपने आप को बेच दो तो मुल्क तो पहले ही आपने गिरवी रखा हुआ है। टू एवरी एक्स्ट्रा रीजनल पावर यू रेंट आउट पाकिस्तान टेरिटरी, कि भाई जैसे तैसे मेरी भारत से मेरे को उसके लड़ने के हथियार दे दो, ये कर दो, मुफ्त के चाहिए साहब, पेमेंट नहीं कर सकता। ठीक है। और अभी तक तो चल गया था साहब। यही डोनाल्ड ट्रंप अपनी फर्स्ट टर्म में कह रहे थे कि पाकिस्तान जैसा जो क्या कहते हैं बदमाश मुल्क दूसरा नहीं देखा। करोड़ों डॉलर हमारे खा गया और ओसामा बिन लादेन को पाल के रखा 800 मीटर फ्रॉम द पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल। ठीक है साहब, 800 मीटर दूर। और वहां अमेरिका को गोली खिला रहा था कि साहब टोरा बोरा की केव में है, डायलिसिस हो रहा है, किडनी फेल हो गई है, मर रहा है बुढ़ा, अपनी मौत मर जाएगा साहब, छोड़ो ये वो। और 3 बीवियों के साथ पाल रखा था उस ऐश महल में। 3 बीवियां उसकी वहां थी और सबसे छोटी बीवी थी बेचारी, वही लड़ी जब अमेरिका के कमांडोज आए और उन्होंने उसको पाँव में गोली मारी, मालूम। तो मतलब आपकी करतूतें कौन नहीं जानता, पूरी दुनिया जानती है। हैरत की बात ये, फिर भी लोग इस पे, इसकी जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, और ये अपने आप को हर किसी को यूजफुल बनाने की कोशिश करता है। चीन को, अमेरिका को, रूस को, ईरान को, जो सऊदी अरेबिया को, यूएई को, और धीरे धीरे करके लेकिन सब सर लोग। यूएई ने तो लात मार दी सर, यूएई ने सारे अब वही तो मैं कह पाकिस्तानियों को रहा भी हूँ निकाल कि रहे हैं। अब जी सर। प्रोसेस प्रोसेस शुरू हो गया है। अब वो कह रहे हैं कि आप हमें चुन लो, या सऊदी अरेबिया या हम। और तुम सऊदी अरेबिया की गोद में कूदे हो, लाओ पैसे वापस कर, वापस कर हमारे पैसे, $3.5 अरब। ठीक है, तो वो सऊदी अरेबिया से, जैसे मैंने बताया, बोरो करके वापस पे किए हैं और उसके लिए अपनी फौजें गिरवी रखनी पड़ी। अरे बलूचिस्तान विद्रोह में है, खैबर पख्तूनख्वा में विद्रोह है, बगावत चल रही है। आपको एक एक सिपाही चाहिए अपने बचाव के लिए। अफगानिस्तान के साथ आपकी रोज कोई ना कोई बॉर्डर पे क्लैशेस होते हैं। आप जाके बॉम्बिंग करते हैं, काबुल की औरतें बच्चे मार के आते हैं। आप समझते हैं अफगान आपको बख्श देंगे? ठीक है। सर तो ख्वाजा ये आसिफ ने बोला सर कि जो ये अफगान है ये हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, हिंदुत्व की जंग जंग लड़ रहे हैं। अब साहब देखिए, अब जो अफगान थे उन्होंने रूसियों को नहीं रहने दिया, अपने सर के ऊपर नहीं चढ़ने दिया, अमेरिकन को निकाल के फेंका। अब वो क्या कहते हैं, भारत की गुलामी करेंगे? क्यों करेंगे? वो बड़े खुददार लोग हैं। और खुद मुख्तारी बहुत है अफगानिस्तान के लोगों में। दे वेरी प्राउड पीपल, दे में भी बेचारे इकोनॉमिकली तबाही हो गई है, लड़ाइयां लड़ लड़ के बुरे हाल है, लेकिन दे आर वेरी प्राउड पीपल। और पाकिस्तान ने सोचा था कि ये तो मेरे गुलाम बन के रहेंगे,
जैसे मैं अमेरिका का गुलाम तो ये मेरे गुलाम, मैं इन पे राज करूंगा क्योंकि मैंने ये इनको मदद की थी उस लड़ाई में, इस लड़ाई में। सब अपने अपनी खुदगर्जी के लिए की थी। और अब जब ये जाके सोचे, इनके हमीद गुल लोग और जो थे बाकी सारे आईएसआई के बॉसेस की, अब तो हमारे बाप का राज होगा काबुल में। उन्होंने कहा हेलो, हमने रूसियों को उखाड़ फेंका, अमेरिकन भागे हैं यहाँ से, तुम कौन से खेत की मूली हो, तुम कौन से खेत की मूली हो? सोचना भी मत। और उन्होंने इनको मारी है लात और किए बाहर, फॉर ऑल देयर ग्रैंड इलोक्वेंट विजन ऑफ ग्रैंडुअर जिसको बोलते हैं ना, वो सब वो इनकी विस्की उतार दी उन्होंने। विस्की बहुत पीते हैं इनके जर्नैल, फ्री की हो जब खासकर, तो वो सब विस्की लत गई है उनकी अफगानिस्तान में। अब चारों तरफ से घिरे हुए हैं। ठीक है, न्यूक्लियर पावर की चाबियां अमेरिका के हाथ में है। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो इनकी जो न्यूक्लियर गीदड़ भभकी है, वो तो सबको साफ दिख गई कि ये बकवास, कोरा बकवास। 3 महीने चली थी कारगिल की लड़ाई, एक बॉम्ब इस्तेमाल नहीं कर पाए। 4 दिन इनकी 9 टेररिस्ट बेसिस पर खच्चे उड़ा दिए। 12 में से 11 एयरफोर्स के बेसिस तबाह कर दिए। और बॉम्ब निकालना क्या है, 1.5 पौए 2 पौए के बॉम्ब धरे के धरे रह गए। तब से भारत को भी समझ आ गया कि इसने 40 साल हमारा बेवकूफ बनाया है, ये ड्रामा कर करके, ये ड्रामा कर लेकिन कर। सर, ख्वाजा आसिफ तो हाँ, कह रहे हैं कि अभी जो डिफेंस पैक्ट है वो जो इस्लामिक नेटो बनाने की बात कर रहे हैं उसमें अब टर्की और कतर भी ज्वाइन करने वाले हैं, डिफेंस पैक्ट होने वाला है क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश के साथ किया, सऊदी के साथ किया, टर्की और कतर भी करने वाले हैं। देखो बेटा बात ऐसी है, मैं 1971 की जंग लड़ चुका हूं। वो शानदार जीत हमने अपनी आंखों से देखी है, चश्मदीन गवाह गवाह हूं मैं। ठीक है, जबकि अमेरिका पाकिस्तान के साथ था, चीन पाकिस्तान के साथ, ईरान तब भी उस वक्त वो शाह था वहां पे, वो भी पाकिस्तान के साथ था। बाकी तो इनके दोस्त थे ही थे मिडिल ईस्ट में। क्या ये बच सके उस टाइम? 2 टुकड़े हो गए थे इसके मुल्क के। बांग्लादेश 2 टुकड़ों में टूट गया था, नया मुल्क इजाद हुआ वहां पे, और जो कि भारत की फौजों ने अपनी बाजुओं की ताकत पे एस्टैब्लिश किया। ठीक है, बचा सका था अमेरिका। तो अगर अमेरिका नहीं बचा सका, चीन नहीं बचा सका, तो ये तुर्की और ये सऊदी अरेबिया और ये कौन से खेत की मूली है? नहीं, ये क्या कर लेंगे? क्या कर लेंगे? आप समझते हैं सऊदी अरेबिया अपनी फौजें भेजेगा पाकिस्तान के बचाव के लिए? वो तो खुद फौजें तुमसे ले रहा है और कह रहा है एक तरफा है। ये मत समझना कि हम आएंगे जो भारत से युद्ध करोगे। और तुर्की क्या कर लेगा? तुर्की ने वो ड्रोन शोन बेचे थे सस्ते घटिया, सारे के सारे 1,200 ड्रोन चलाए। 1,000 के परखच्चे पूरे जम्मू कश्मीर पंजाब हरियाणा राजस्थान गुजरात तक फैले हुए थे। टुकड़े तो क्या कर लोगे तुम? किसकी किसकी हमको गीदड़ भभकी दे रहे हो? किसकी धौंस दे रहे हो हमको? अमेरिका तुमको बचा नहीं सका। ठीक है, और अगर आप सोचते हो कि फिर अमेरिका की गोदी में मैं बैठ जाऊंगा, तो आपने देख लिया है कि अमेरिका ऐसे छिटकाता है। और एक बड़ा अच्छा उन्होंने यूज्ड समथिंग का, आई थिंक ख्वाजा आसिफ ने ही बोला था, और नहीं नहीं शहबाज शरीफ कह रहे थे, यूज एंड थ्रो। ऐसा हाल इनका, ये खुद अपनी जबानी बयान कर रहे हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान की फौज को, हमारे हमको पाकिस्तान के लोगों से कोई प्रॉब्लम, एथनिकली सेम स्टॉक है, उर्दू बोलते हैं, शायरी करते हैं, गजलें गाते हैं, हमको भी शौक है। ठीक है, लेकिन ये जो पाकिस्तान की फौज है ना, इसका दिमाग खराब हो रखा है। और जब से पाकिस्तान पैदा हुआ है, तब से ये किसी ना किसी तरह हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं कि एक मुल्क जो मेरे से साइज में 5 गुना बड़ा, इकोनॉमी में 20 गुना बड़ा, मैं उसके ऊपर हावी हो जाऊं। अरे वाह साहब,
ये मुंह मसूर की दाल। लड़ाई हमने आपने लड़ाई की काबिलियत 1971 में अच्छी तरह देख ली है, कारगिल में अच्छी तरह देख ली है। कोई शक था तो सिंदूर में फिर पिटे हो, फिर पिटना चाहते हो, यू आर वेलकम। अब छेड़ के तो देखो, आपको अच्छी तरह इस बारी आप बच नहीं पाओगे साहब। और अब वक्त आ गया है, सही मानों में देखा जाए, कि इसके पहले चाइना अपनी ताइवान प्रॉब्लम सॉल्व कर ले और हम पे भारी पड़ जाए, ये चाइना पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन। इसके पहले कि चाइना अपनी ताइवान प्रॉब्लम सॉल्व करे, हमको अपनी पाकिस्तान प्रॉब्लम सॉल्व करनी ही पड़ेगी। वक्त नहीं है सर ज्यादा क्योंकि हमारे पास। एब्सोल्युटली सर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ईस्टर्न फ्रंट की जो बात पाकिस्तान ने की थी, हमने देखा है कि ईस्टर्न फ्रंट पर पाकिस्तान काफी एक्टिवेट हो गया है, चाइना भी। तो सर थ्रेट जो है बढ़ रहा है हमारे ईस्टर्न फ्रंट पे। तो क्या आपको लग रहा है कि भारत को भी अपनी जो पॉलिसी है ईस्टर्न फ्रंट को लेकर या डॉक्ट्रिन, उसको कुछ रीराइट करने की जरूरत है, जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल रीराइट करने की जरूरत है। मैं तो बहुत देर से कह रहा हूं कि हमको बांग्लादेश दोहराने की जरूरत है। जैसे 1971 में हमारे पे चौतरफा खतरे पैदा हो गए थे, बढ़े जा रहे थे, अमेरिका का खतरा, चीन का खतरा, पाकिस्तान का खतरा, तो उस वक्त वी हैड टू स्ट्राइक आउट। हमने हिम्मत की, हिम्मत मर्द मदद खुदा। हमने हिम्मत की और पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए। इसके पहले की ये जरूरत से ज्यादा खतरा बढ़ जाता, ठीक है ना। और इसने तो 10 करोड़ रिफ्यूजी भारत में धकेल दिए थे कि भारत की इकोनॉमी इनको खिलाते खिलाते ही तबाह हो जाएगी। तो हमको तो कुछ करना ही था ना। ये ऐसा चक्रव्यूह बनाया था उस वक्त भी पाकिस्तान ने, अमेरिका के साथ मिलके, चीन के साथ मिलके, कि बड़ी डेंजरस सिचुएशन हो गई। ओनली आंसर वॉज टू स्ट्राइक आउट। अब फिर से साहब हम 3.5 फ्रंट सिचुएशन में है बेटे आज। चीन उत्तर को, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में जिसको हमने आजाद कराया, लिबरेट किया था, वो बांग्लादेश। 2 टके के वहां पे जो रजाकार थे, जो औरतें सप्लाई कर रहे थे पाकिस्तान की फौज को, वहां पे अमेरिका ने कू कराया, सर पे चढ़ के बैठ गए। थैंक गॉड अभी वहां पे भी इलेक्शन हुई है और एक फेयरली रिस्पॉन्सिबल पार्टी इन पावर आई है। उसके भी तेवर देखने होंगे, कैसे तेवर दिखाते हैं। लेकिन वो जानते हैं कि भारत के साथ दुश्मनी मोल लेके खिट्टे में रह नहीं सकते साहब, तबाही हो जाएगी। इकोनॉमी की तबाही तो हो ही गई है तकरीबन, बुरे हाल हो गए हैं। और ऊपर से सोने पे सुहागा कि डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी तबाह कर दी है, रिसेशन के मोड़ पे लाके खड़ी कर दी है। और अगर ईरान का युद्ध खत्म नहीं हुआ, गल्फ ऑफ हॉर्मुज नहीं खुली, आप बेटा लिख के ले लो कि इस साल के अंत तक पूरी दुनिया की इकोनॉमी डिप्रेशन में जा सकती है, जैसे 1928 में वर्ल्ड वॉर टू के पहले ग्रेट डिप्रेशन आई। ऐसा हाल ये है देन डोनाल्ड ट्रंप की। और माफ कीजिए, हमारे जो दोस्त हैं नेतन्याहू साहब, वो भी मैं लड़ूंगा, मैं इसको मारूंगा, उसको मारूंगा, अरे साहब, मार मार के अब आप थोड़ा रेस्ट करो, क्योंकि दुनिया की इकोनॉमी आपने तबाह करा दी। स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद करवा, 22% तेल वहां से आता है, नेचुरल गैस वहां से आती, 32% यूरिया फर्टिलाइजर वहां से आता है, ठीक है। और अगर आप लड़ाई को बढ़ाओगे, जैसे डोनाल्ड ट्रंप साहब सोच रहे हैं, चीन में फैसला कराने गए हैं, ठीक है, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन लेकिन वो तो कह रहे हैं कि अगर नहीं हुई तो मैं फिर बॉम्बिंग करूंगा। आप फिर बॉम्बिंग करेंगे? हाउथीज रेड सी, सुएज कैनाल का रूट बंद कर दिया। 22% तेल हॉर्मुज में गया, 12 से 15% तेल रेड सी के जरिए बंद। तबाही दुनिया के तबूत के आखिरी कील आप ठोक रहे हैं अपनी बेवकूफियों से। और लोग तो कह रहे हैं साहब कि ये शख्स पागल हो गया। 25th अमेंडमेंट के तहत, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत डोनाल्ड ट्रंप को हटा देना। और मैं तो समझूंगा अगर अमेरिका के लोग ये कर दें, वो दुनिया को फेवर करें।
अपने आप को तो करेंगे ही करेंगे, दुनिया को फेवर करें। जी, इट इज अमेजिंग, अमेजिंग जो कुछ हो रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी तशरीफ का टोकरा लेके पहुंच गए हैं चीन में, ठीक है। चीन में पहुंच गए साहब, और बड़ी भारी डेलीगेशन अपने सारे बिजनेस के सीईओ, टिम कुक और इलॉन मस्क वगैरह को पकड़ के टो में ले गए। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, मैं तो बारात लेके आ रहा हूँ। देशों के बीच में बात हो रही है, नॉर्मली कंपनियां अपनी बात खुद कर लेती, लेकिन ये अपने जहाज में बिठा के लाए हैं, ये मेरे सीईओ हैं, ये है। मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं रियल एस्टेट हाउसिंग एजेंट हूँ, है। और वो नॉर्मली अपने भी कंपनी वाले लेके जाते हैं कि कुछ डील भी हो जाए, मेरी फैमिली का भला हो जाए। वहां पे बातचीत हो रही है 3 B's 3 T's की, कि अमेरिका कहता है हमसे बीफ खरीदो, सोयाबीन खरीदो, और बोइंग के 550 जहाज खरीदो, क्योंकि बोइंग हमारे लिए मिलिट्री जहाज मैन्युफैक्चर तभी कर सकता है अगर आप उसके सिविल एयरलाइनर खरीदो। ये हाल है, और ये उम्मीद करते हैं कि चाइना और सर जितने जो इनकी फाइटर्स में, अमेरिकन फाइटर्स में रह रहे थे, लगता है वो भी चाइना से ही मिलता है, क्योंकि सारी फाइटर्स रेयर भी नहीं उठ अर्थ, पाए। ना सिर्फ फाइटर में F-35, एफ जेट हम्म, F-20 फाइटर्स के अंदर इनके सारे रॉकेट्स, मिसाइल्स, प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन के लिए रेयर अर्थ चाहिए। वो चाइना ने जी चक्का जाम करा के लगा दिया। अब जी। आप कर लो, कितना सारा आपने बेफजूल खर्चा किया यूक्रेन में, ये मिसाइल्स का, इंटरसेप्टर्स का। जो बाकी बचा खुचा था आपने खत्म कर दिया है, वो स्टॉक ईरान में। उड़ा दिए हैं 50% ईरान में। अभी जाके थोड़े और उड़ाने की सोच रहे हो, सोचो भी मत। मेरे ख्याल चीन से इनको एक क्लियर मैसेज मिल जाएगा, हेलो, हमारा 90% जो ईरान का तेल है हम खरीद, 40% हमारा तेल ईरान से आता है। आपने ब्लॉकेड कर रखा है, ब्लॉकेड इज एन एक्ट ऑफ वॉर। आप कह रहे हो ईरान को हथियार मत दो, आप ताइवान को क्या दे रहे हैं? हथियार नहीं दे रहे, वो जायज है, आप कर सकते हैं खुल्लम खुल्ला, हमारे दुश्मनों को हथियार देंगे। हम दें तो बड़ी आपको तकलीफ है, अब सैंक्शन लगा रहे। आप कौन होते हैं चीन पे सैंक्शन लगाने वाले? हम नहीं एक्सेप्ट करते, बोल दिया है। उसने लिखित ऑर्डर दे दिए अपनी कंपनियों को, कोई अमेरिकन सैंक्शन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, केवल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इकोनॉमिक सैंक्शन लगा सकता है। वी ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियलिटी, ये हमें नहीं पसंद, स्टॉप इट, जी पुट इट इन द पाइप एंड स्मोक इट। ठीक है साहब। तो ये जी। जो है बातचीत होगी, और देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, डोनाल्ड ट्रंप लगता है शी जिनपिंग को भांपने गए। भाई उसकी सेहतों के बारे में बड़ी अटकलें हैं, मर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बाल सफेद हो रहे हैं। इनकी खुद की सेहत कोई खास नासाज है, तबीयत खास ठीक नहीं है। जिस तरह वो एयरक्राफ्ट की सीढ़ियों पे चढ़ते उतरते हैं रुक रुक के, तो वो इनकी अपनी सेहत का भी तकाजा दुनिया देख रही है। लेकिन ये भांपने गए कि शी जिनपिंग की सेहत क्या है, शी जिनपिंग की सोच क्या है, ये वो समझने गए, ठीक है। और उसने अपनी बेटी बुलाई है जिसने हार्वर्ड में कोर्स किया हुआ है एज इंटरप्रेटर, और इनकी 1-to-1 बातचीत होगी, सारे फैसले वहां पे होंगे। एक तो ये कह रहे हैं कि साहब आप ईरान पे दबाव डालो कि वो गल्फ ऑफ हॉर्मुज खोले, तो वो बोलेंगे पहले मेरे बाप तू खोल, तू खोल ना, तूने तो हमारे पे ब्लॉकेड लगा रखा है। और गनीमत है कि हमने अपनी फौजी जवाब नहीं दिया। ये भी एक्चुअली चाइना इज फुली ऑथराइज टू यूज फोर्स टू एस्कॉर्ट इट्स कॉन्वॉय, और जिस दिन वो करेगा तृतीय विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप कर क्या रहे हैं, व्हाट इज ही अप टू? दुनिया की इकोनॉमिक तबाही तो कर दी है, अब वो थर्ड वर्ल्ड वॉर कराना चाहते हैं। इसके लिए जाके वो बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं चीन में, क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप की खाट खड़ी हो जाएगी जिस दिन चीन इनकी जो मध्य मिडिल ईस्ट में प्री ऑक्यूपेशन है
उसके चलते वो ताइवान पे चढ़ गया। और मेरे ख्याल अगर चढ़ना है तो इस साल अगस्त सितंबर के महीने में टाइड कंडीशन, मेट्रोलॉजिकल कंडीशन बेस्ट होती है। उनको चढ़ना वो इस साल सबसे उपयुक्त है। वो भी अगर डोनाल्ड ट्रंप उसका जायजा ले रहा है, शी जिनपिंग भी इस बंदे का जायजा ले रहा है। ये है क्या? है क्या चीज? पागल बताता है अपने आप को, कितना पागल है जरा हम भी देख लें। यू नो और बड़ी क्रूशियल डायलॉग चल रही है इस वक्त। और इसके जो नतीजे लिखते हैं, चीन, अगर आपने 3 B's बोला है तो चीन ने 3 T's बोल दिया है। ताइवान पे बात करो, टेक्नोलॉजी पे बात करो, ट्रेड पे बात टैरिफ करो, टैरिफ पे बात का करो, ट्रेड एंड टैरिफ 120, 150, 500% लगाऊंगा जो रूस से तेल खरीदेगा। ये भारत को धमकी दे रहा है। लेकिन हमारे देश में एक तबका है जो कि भाई डोनाल्ड ट्रंप की महिमा मंडन करने को नहीं थकता कि भाई ये चढ़ता सूरज है, सलाम कर दो, लेट जाओ, साष्टांग दंडवत कर दो, जूते चाटो। आदत है आपको, 250 साल आपने अंग्रेजों के जूते चाटे और अब क्या जूते चाटना आपकी जबाने खुरदरी हो गई। नो ये जो माइंडसेट है ये तोड़ना होगा। यस। काफी तबका है भारत में जो कि नहीं नहीं ये करो वो करो, लात मारो रूस को, वो तो हैज बीन पावर है, वो तो हो गया है। तेल लेने रूस के पास जाना पड़ता है, हथियार लेने रूस के पास जाते हो। ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रेंड है, हर लड़ाई में आपकी मदद की है, परखा हुआ दोस्त है, अजमाया हुआ दोस्त है। और ये मुंह में राम राम बगल में छुरी, पूरे खित्ते में आग लगा दी है। श्रीलंका में कलर्ड रेवोल्यूशन, बांग्लादेश कलर्ड रेवोल्यूशन, नेपाल कलर्ड रेवोल्यूशन, लद्दाख में कलर्ड रेवोल्यूशन करने की सोच रहे थे। कुकी लैंड बनाना चाहते हैं भारत को तोड़ के, मणिपुर और मिजोरम को तोड़ के। ये दोस्त हैं। अगर ऐसे दोस्त हैं तो दुश्मन भले, तो फिर भी हमें को और दिलाना चाहिए। अरे ब्रिक्स के आप प्रेसिडेंट हो, उसकी सोचो ना यार। पूरी दुनिया आपकी तरफ देख रही है कि आप क्या कर रहे हो। और वहां पे ब्राजील में कुछ लोग सॉरी सॉरी ब्राजील में कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई आप तो दगा कर रहे हो हमारे साथ, ब्रिक्स के साथ। हम लोग कह रहे हैं डी डॉलराइजेशन, आप कह रहे हो नहीं 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 डी डॉलराइजेशन नहीं। आप अमेरिका की पैरवी खुशामदी क्या कर रहे हो यार? वो क्या कर रहा है तुम्हारे लिए? तुम पे 50% टैरिफ लगाए थे ब्राजील पे और भारत पे। क्यों? क्योंकि ये ब्रिक्स के मेंबर है। तो क्या हुआ, आप डर गए हैं क्या? हाँ, मैं नहीं उम्मीद करता कि भारत जैसा देश, दुनिया की तीसरी चौथी बड़ी इकोनॉमी, न्यूक्लियर पावर, स्पेस पावर, सेकंड लार्जेस्ट आर्मी, फोर्थ लार्जेस्ट नेवी, फिफ्थ लार्जेस्ट एयरफोर्स, क्या वो डरने की कोई जरूरत है? ईरान जैसी मिडिल पावर ने अमेरिका की ऐसी तैसी कर दी है, तो डरने की क्या जरूरत है साहब? क्यों डरे मरे जा रहे हो बगैर लड़े? ईरान की लड़ाई के पहले तो ये तो बिल्कुल यहाँ पे कई लोग साष्टांग दंडवत करना चाहते थे। अमेरिका अमेरिका अमेरिका। अरे साहब, आप अपने आप को ग्रेट बनाइए। आप बहुत, यू आर ऑलरेडी देयर, यू आर ऑलरेडी नियरली अ सुपर पावर। अब आपको अपने ये चैलेंजेस फेस करने होंगे। ग्लोबल साउथ की आवाज आप, और अमेरिका की दादागिरी के खिलाफ आई थिंक हमको आवाज उठानी चाहिए थी, क्योंकि आज बिल्कुल सर। ईरान पे हमला कर रहा है, कल आप पे कर सकता है। नहीं क्या, इसका क्या पता इस जब शख्स का? प्रेसिडेंट ट्रम्प ने तो बोला ही था सर अभी रिसेंटली कि अगर पाकिस्तान कुछ करेगा तो हम कुछ नहीं करेंगे भारत को नहीं नहीं लेकर, बिल्कुल। उन्होंने बोला था। तो इसी रिलायबिलिटी अमेरिका की तकरीबन जीरो है। ये हेनरी किसिंजर ने खुद कह दिया था कि इट इज डेंजरस टू बी एन एनिमी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, बट इट इज फेटल टू बी अ फ्रेंड। उसका दोस्त होना घातक है, क्योंकि वो जी सर। आप ही को मारेगा। सबसे ज्यादा इस वक्त बुरे हाल कर रहा है अपने दोस्तों की, यूरोप के बिल्कुल देशों की, साउथ कोरिया की, जापान की, भारत की, ऐसी तैसी कर दी, कर रखी, क्योंकि दोस्त हैं। अरे वाह साहब, कनाडा मेक्सिको की ऐसी तैसी कर दी, ये दोस्त हैं हमारे।
जो दोस्त है उनके पीछे तो हाथ धो के पड़ा हुआ है। तो अगर ऐसे दोस्त हैं तो दुश्मन भले साहब। Like I said, there are no permanent enemies, there are no permanent friends. There are only permanent national interests. Yes. और आज के दिन अगर चीन आपके साथ थॉट चाहता है तो व्हाई नॉट? अगर अमेरिका के ये तेवर हैं तो वी वुड रादर डील विद चाइना। और अगर अमेरिका एग्जैक्टली, उनके साथ अपनी हम अपने मार्केट टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करके हम चाइना से बेहतर रिश्ते कर सकते हैं और क्यों नहीं रीजन कर पीस पे रहेगी। नहीं, क्यों नहीं कर सकते? हो गया वो सारा, इसलिए हम भी काउंटर बैलेंस करने के लिए कर रहे थे कि चीन धमकी दे रहा था, 2020 में चढ़ बैठा था लद्दाख के ऊपर, तो उसको रोकने के लिए फिर हमने दिखाई दी एक तो अपनी ताकत। ताकत देख के वो भी अब थोड़ा चुप हो गया है, ठीक है? और उसको लग रहा है कि साहब मैं 2 फ्रंट पे क्यों लड़ूं? अगर मुझे ताइवान पे कब्जा करना है, साथ-साथ भारत को क्यों छेड़ूं? वो भी तो अक्लमंद है ना, बिल्कुल। बेसिक कॉमन सेंस उनमें बहुत है। तो उन्होंने कहा ठीक है साहब, और हमने देखा कि अमेरिका हम पे चढ़ गया। 50% टैरिफ केवल और केवल भारत पे लगाए, चीन पे भी नहीं लगाए। बिल्कुल ठीक है सर। साहब? भारत और ब्राजील, क्योंकि ये ब्रिक्स के मेंबर हैं, ब्रिक्स मेरा दुश्मन है। दुश्मन है तो फिर दुश्मन सही, ठीक है, बिल्कुल। ठीक है। आई मीन यू कांट टेल अस हु वी आर टू बी फ्रेंड्स विद एंड हु वी हैव टू फाइट। एग्जैक्टली। एनीबॉडी जिससे आप लड़ते हो हम भी लड़ेंगे। क्यों लड़ेंगे? दिमाग खराब है क्या? मैं रूस से लड़ रहा हूं, तुम भी लड़ जाओ, क्यों लड़े? वो तो हमारा दोस्त है, आपकी प्रॉब्लम है आप सॉल्व करें। ईरान को मार दो, इसको कुचल दो, वेनेजुला कुचल दो, सारे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं कुचल दो। अरे हम तेरे बाप के नौकर तो नहीं है ना साहब। तो ये अब ये जो उपनिवेश काल की मेंटालिटी जो हमें अमेरिका में फिर उभरती दिख रही है वो खतरनाक जी है। द सर। वर्ल्ड हैज टू बी cognizant of this threat, very cognizant of this threat, and America will have to change its behavior. प्रीवियस अमेरिकन प्रेसिडेंट्स ने भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज पे हमले किए हैं, इराक पे, अफगानिस्तान पे, वगैरह वगैरह, वियतनाम पे, लेकिन वो सीरिया पे, काउच किया था इस जापान लैंग्वेज में पे। काउच नहीं किया था। व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट, मेरा राज है, जिस कंट्री को चाहे मैं अपना राज्य बना दूंगा 51st। ये अपना विस्तार करने का बड़ा शौक आ रहा है इनको। तो फिर हमको भी बोलना पड़ेगा साहब वो 17वीं 18वीं शादी में हुआ था, अब नहीं होगा। द वर्ल्ड हैज क्रॉस दैट स्टेज। yes, ये बोलना पड़ेगा साफ सुथरा, डायरेक्ट टॉक, डायरेक्ट टॉक। उसके बाद आपको अगर चीन से आपकी नई कट्टी हो जाती है, अभी तो बड़े मीठे बन के गए, और अगर वो ठेंगा दिखा दे शी जिनपिंग, तो फिर आके ये भारत के पास आएंगे, फिर मीठी मीठी बातें करेंगे, मुंह में राम राम बगल में छुरी। इसका भरोसा कुछ नहीं है साहब। बिल्कुल सर, इसकी अमेरिका बातों और खासतौर से प्रेसिडेंट ट्रम्प का तो बिल्कुल भरोसा नहीं है। बिल्कुल भरोसा अमेरिकन नहीं। खुद नहीं कर रहे इनका भरोसा। नहीं नहीं, अमेरिकन परेशान है इससे। वो कह रहे हैं रिपब्लिकन साहब, खास तौर से जो मागा है, मागा सपोर्टर परेशान। जिनको की अभी मिड टर्म इलेक्शन लड़नी है, नवंबर में प्राइमरी शुरू हो जाएंगी इस महीने, जी सर। वहां पे अमेरिकन कह रहे हैं कि साहब लड़ाई के पहले गैस की कीमत $2 प्रति गैलन थी, आज के जी दिन $5 प्रति गैलन पे आ गई है बेटा। फूड बिल्कुल। प्राइसेस चढ़ रही हैं, फर्टिलाइजर प्राइसेस 42% हाई, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतने ज्यादा, एयरलाइन की टिकटें, एयरलाइन ठप हो रही है अमेरिका। वो कौन सी थी वो, गोल्डन एयरलाइन या ये क्या, वो ठप हो गई, जी पैकअप हो गई। जी। और यूरोप में देखिए 20,000 फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी। वेयर इज द एयर एविएशन टर्बाइन फ्यूल? एटीएफ नहीं है। और आपके प्रधानमंत्री जी ने भी अब सबको चेता दिया है, कॉशन किया है कि साहब बड़ा भारी आर्थिक संकट है, कोविड के बराबर है। कूलिंग करनी पड़ेगी, कार बिल्कुल। और मास ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करनी पड़ेगी, गोल्ड खरीदना बंद, फॉरेन ट्रिप्स में अपने डॉलर मत बर्बाद करो। $700 बिलियन से ज्यादा का हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व था, ये चलता रहा तो $500 बिलियन पे आ गया। कहां से खरीदोगे रफाल? कहां से खरीदोगे SU-57? तो फिर भी वो रुपीज में दे रहा। लेकिन बहुत सारी चीजें बाहर से जो खरीदनी है वो आपका हालत खस्ता हो जाएगी।
जो डायस्पोरा आपको 350 अरब डॉलर पर साल भेज रहा था मिडिल ईस्ट से, उसका क्या होगा कालिया? ये तो अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी हूड़मती में तबाही मचा दी है, भारत के लिए नुकसान पहुंचा है, पेट पे लात मार के गए। तो मेरे ख्याल हमको बिल्कुल सर। इससे बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगा। बड़ा पेचीदा वक्त सामने आ रहा है। वेरी डेंजरस एंड चैलेंजिंग टाइम्स आर अहेड, और हमको अपनी मिलिट्री पावर, इकोनॉमिक पावर बरकरार रखनी नहीं, बढ़ानी पड़ेगी टू डील विद ऑल बिल्कुल दीज सर। थ्रेट्स एंड चैलेंजेस। जी सर। बहुत धन्यवाद सर इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। जय भारत, जय हिंद। थैंक जय यू। हिंद सर।